Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn and Career Will app as well. क्योंकि ये क्लास जो है आपकी आज दोनों जगह चल रही है। हम लोग YouTube पे तो मिल रहे हैं लगभग 13 दिन के बाद। मैं लास्ट सेशन देखा तो उस चीज़ को जो है 13 दिन बीत गए, यानी आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। उसके बाद जो है मेरे घर में जो है शादी थी, एंगेजमेंट थी सिस्टर की, तो उसमें थोड़ी सी व्यस्त रही। फिर बहुत टाइम से लगातार काम करने की वजह से थोड़ा सा एक ब्रेक लिया। DEET+B का बैच आपका स्टार्ट हो गया था। इस बीच आप लोग एनरोल कर चुके हैं काफ़ी संख्या में करियर विल ऐप पर। आज मेरी क्लास आज से शुरू होनी थी पेडागोजी की, अदर सब्जेक्ट्स की आपकी हो चुकी है, तो ये क्लास सिर्फ करियर विल ऐप पे ही जाने वाली थी शाम को 7 बजे। बट देन आई थॉट कि नहीं, एक बार जैसे बाकी टीचर्स का आप डेमो लेक्चर देख चुके हैं, तो एक इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो हो जानी चाहिए यूट्यूब पे भी, और इस बहाने में आप लोगों से मिल भी लूँगी। काफ़ी दिनों से मिली नहीं हूँ, वो बात अलग है। आप में से बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा क्योंकि अचानक से ये जो इवेंट है वो यहाँ पे लाइव हुआ है लेट्स लर्न पे। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी बातें आज करने को, थोड़ा सा शांतिपूर्वक चलेंगे क्योंकि कई चीज़ें हैं, अगर हम जल्दबाजी में समझेंगे तो दिक्कत होगी। ये इंट्रोडक्टरी सेशन है आपका, जो कि आप करियर विल ऐप पर भी लाइव देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं, है ना, मतलब लेट्स लर्न पे भी। तो ये पहली क्लास होती है जो इंट्रोडक्टरी होती है, सभी के लिए फ्री होती है, चाहे वो ऐप पर हो चाहे वो यूट्यूब पे हम लोग लाइव कर रहे हों। तो पेडागोजी स्पेशल बैच बहुत टाइम बाद, जैसा कि आप लोग डिमांड कर भी रहे थे, तो ये 10th बैच है। अगर हम बात करें तो ये पेडागोजी स्पेशल 10 है नंबर जो है बैच का। इसके अलावा अगर जो DEET+B का बैच जिन लोगों ने एनरोल किया है, जो कंप्लीट बैच है एक, उसमें भी जो है सेशंस आपके आज से ही पेडागोजी के शुरू हो रहे हैं। जो टॉपिक्स कॉमन होते हैं वो कॉमन ही चलेंगे। तो समझते हैं कि पेडागोजी आखिर कैसे तैयार करें, चाहे आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT के लिए, PGT के लिए, या फिर देश भर में किसी भी और एग्जाम के लिए। तो पेडागोजी स्पेशल बैच बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, नहीं तो पेडागोजी का कोई स्पेशल बैच हुआ नहीं करता था। ये ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि देश भर में कहीं भी अगर टीचिंग का एग्जाम होता है तो पेडागोजी आती ही है। शायद 2020 या 21 में पहली बार ये लॉन्च हुआ होगा। तो अगर हम बात करें तो इस पेडागोजी स्पेशल बैच में, मतलब मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि यार एक डिटेल में डिस्कशन हो। कई बार सिलेबस 5-5, 6-6 महीने चलता है क्योंकि 150 क्लास तक भी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेडागोजी वैसा है जैसे भाषा, एक तरह से कि आप भाषा सीखते हैं, भाषा की समझ जब आपकी विकसित हो जाती है लैंग्वेज की, तो आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को अलग अलग तरह से ढंग से अप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो पेडागोजी की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, प्रॉपर एक डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, क्या काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सीटेट में नहीं पढ़ते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, सीटेट में आपने जो भी पढ़ा है वो बेकार है या बहुत काम का नहीं होता जब आप जॉब के लिए पेपर देने जाते हैं। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। मैं स्टिल यही बात कहूंगी कि 50-60% वही चीजें आपके काम आती हैं, बाकी 50% में आपकी और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो पेडागोजी स्पेशल बैच बेसिकली आपकी पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग को इन डेप्थ करने के लिए है, और इसमें कई सारी चीजें हैं जो हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बैचेस के बारे में बता देती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे हम काफी दिनों से मिले नहीं हैं। काफी सारी बातें हैं जो हमको करनी है आज, ठीक है जी। तो करियर विल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी फेक ऐप, टेलीग्राम चैनल, जो भी आपको मेरे नाम पे, या अगर टीचिंग करियर विल टीचिंग एकेडमी के नाम पे कोई भी अगर कोर्स सेल कर रहा है तो वो आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है इस चीज़ पे कि जो भी इस तरह के फ्रॉड चीज़ें हैं, क्योंकि आप वहाँ 200, 300, 500 में बैच ले लेंगे और वो फिर चलेगा नहीं। बैचेस वैसे भी महंगे नहीं होते हैं, 1000 का, 800 का, इस तरह से बहुत बेसिक मिनिमम फी है जिसमें इतने सारे टीचर्स या सर्वर का एक पूरा सिस्टम की एक कॉस्टिंग निकल के आ सके और आप लोग तसल्ली से पढ़ सकें अपना साल भर की वैलिडिटी या 6 महीने की वैलिडिटी जितनी जिस बैच की है, ठीक है ना। तो एक बेसिक फी ही है, लेकिन किसी भी ऐसी फर्जी वेबसाइट या किसी ऐसी चीज़ से मत ले लीजिएगा। 200-300 का कोई कोर्स नहीं आता। मिनिमम जो कोर्स है वो 700, 800, 1000, 1500 ऐसे जाते हैं, ठीक। तो उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर कोई आपको वो 200-300 में दे रहा है तो वो फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं है, वो चीज़ कल को काम नहीं करेगी। ये बात पे मैं जोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली, क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ा सा ध्यान दे पाई इस चीज़ पे। कुछ लोगों ने वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, हमारी टीम ने उनको कांटेक्ट किया और उनके पास अपने हर तरह के बहाने हैं कि वो जो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। तो इस चीज़ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो, या कोई चैनल है मान लीजिए यूट्यूब पे जो मेरे नाम से या करियर पे जो है टीचिंग का जो कोर्स चल रहा है उस नाम से कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को रोका जा सके। यार ये बात तो लंबी चलेगी। तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप जाकर के सारे टीचर्स का ही जो इंट्रोडक्टरी है उनकी पहली क्लास फ्री होती है, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें बैच में क्या क्या रहेगा, नोट्स वगैरह को लेके वो भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे ये भी करेंगे कि आपका किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब हम स्पेशली DEET+B की बात करते हैं, बाकी एग्जाम्स में उतना हल्ला नहीं होता जितना DEET+B में हो जाता है। उसका रीजन है कि KVS भी फिक्स्ड सिलेबस देता है, आपका सीटेट भी फिक्स्ड सिलेबस देता है, और भी कई एग्जाम्स हैं जहाँ पे सिलेबस फिक्स्ड है। लेकिन DEET+B एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सिलेबस जो है वो आपका फिक्स नहीं रहता है, चीजें उतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। तो कई लोग कहेंगे NIOS पढ़ लो, कई लोग कहेंगे ये पढ़ लो, कोई कहेगा कुछ फिलॉसफी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो ये थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसको डील कैसे करें,
अगर आप D+B में किसी भी लेवल पेडागोजी के लिए जा रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि 100 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी, हम उसको पेडागोजी में ही डालेंगे। वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें, पेडागोजी में ही इसको हम मान करके चलेंगे कि 100 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है और बाकी के 100 मार्क्स में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। बात ठीक है नहीं? तो इतनी सी बात हुई। अब हम अगर इसको इस तरह से देखें तो एक तो 2-3 बैचेस हैं जिनके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आएंगे अपनी ओरिएंटेशन क्लास पे कि इस बैच में हम क्या क्या, या पेडागोजी के सिलेबस में हम, चाहे वो D+B का बैच हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पेडागोजी में हमें पढ़ना क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो अंतहीन चीजें आप कितनी भी पढ़िए, ठीक है ना। तो वो सिलेबस को हम पहले डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है प्रॉपर, तो उसको समझेंगे कहानी क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक तो आपका बिहार का आपको पता है कैलेंडर आउट है, D+B का भी डिटेल्ड नोटिस आ चुका है, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे स्पेशली, ठीक। तो ये पेडागोजी स्पेशल बैच है जिसकी फी कुछ 800 के अराउंड है, और ये आपका PRT स्पेशल कंप्लीट बैच, और एक है जनरल पेपर का बैच जो कि आपका कुछ 999 में, और मतलब अंडर 1000 रुपीज आपके सारे बैचेस हैं। तो आप जाकर के, और ये ऐसा नहीं है 1 महीने की फीस नहीं होती, कंप्लीट बैच की फीस होती है, जितनी भी 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी है जैसे, तो 1 साल तक आप, क्योंकि मेरा कोर्स तो 5 से 6 महीने कंप्लीट होने में लगते हैं, तो वो अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। अब ऐसे तो KVS का सिलेबस चेंज हुआ तो 2 महीने में भी कराते हैं, आप 1.5 महीने में भी कराते हैं, बट उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि KVS में भी जैसे मैंने इंटरव्यूज किए, जो लोग सेलेक्टेड हैं अभी आपके सामने आएंगे वो रिकॉर्डेड सेशंस। और अगर D+B की बात करूं तो अनगिनत जो है मतलब लर्नर्स हैं जो इंटरव्यू के लिए लाइंड अप रहती हैं, चीजें मैं कर नहीं पाती हूँ उतने। तो आप चाहें तो लेट्स लर्न पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाएंगे, रैंक 1 से लेकर के, और बहुत सारे लर्नर्स हैं जो हमारे D+B में सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। PRT में 45 वैकेंसी जब निकल के आई थी, वहां पे भी लर्नर्स ने जो है सिलेक्शन लिया, और खुल के उन लोगों ने ये बात कही भी है कि वो लोग पेडागोजी स्पेशल में थे। जबकि अपना तो ऐसे रहता है कि आप अगर इंटरव्यूज देखेंगे, ऐसा नहीं होता इंटरव्यू उन्हीं लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने हमारे बैच से पढ़ा है। इंटरव्यू उन बच्चों के या उन लर्नर्स के, मतलब बच्चे मैं तो क्या ही कहूँ, बट उन लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस को लेकर के होता है, जो सिलेक्शन ले चुके हैं कम वैकेंसी में भी या मुश्किल पेपर में भी, इतनी हाई मेरिट में भी, और उन्होंने कैसे तैयारी की, चाहे वो सेल्फ स्टडी से की हो, किसी और प्लेटफॉर्म से की हो, और बैच से होता है तो वो बैच के बारे में बताते हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंटरव्यूज रहते हैं, तो वो भी आप आराम से जाकर के बैठ के देखें। और ये किरण का इंटरव्यू है, रैंक 1 थी इस बार। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आयुषी का इंटरव्यू है, 172 इन्होंने स्कोर किया था 200 में से D+B PRT में। तो ऐसे कई सारे इंटरव्यूज, यहाँ पे दिशा की अगर हम बात करें, ये तो अभी दिल्ली में ये सब कार्यरत ही हैं, टच में रहते हैं, कभी कभी बात हम लोग की होती रहती है। तो इनका 45 वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, लखनऊ से थी, मतलब थी क्या। और इस तरह से काफ़ी सारे लर्नर्स हैं अपने जो सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इनका भी अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सिर्फ ऐसे लर्नर्स हैं कई सारे तो इनमें से जो सिर्फ पेडागोजी स्पेशल में थे या बैच में थे, उन्होंने उतना ही पढ़ा है और बार बार रिवीजन किया, प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या चल रहा है। अगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये बेस्ट बैच है, ये वर्ल्ड क्लास बैच है, ये है वो है, कोई सामान बेचा नहीं जा रहा है यहाँ पे, वो बिल्कुल खराब तरीका मुझे लगता है पर्सनली। हर इंसान को अपने बारे में बेस्ट ही फील होता है। मैं अपने मुंह से कहूँ कि ये बेस्ट है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफकोर्स अनमैचेबल है, उस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आप जब पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी तो वो चीज़ आप अपने आप समझ में आपको आएगी। तो कुल मिलाकर के ये सारे टीचर्स हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के। पेडागोजी मैं डील करूंगी। अगर आप सिर्फ पेडागोजी स्पेशल बैच में और सिर्फ आपको पेडागोजी ही पढ़नी है, आपको लगता है बाकी सब्जेक्ट्स आपके तैयार हैं, तो आप सिर्फ पेडागोजी स्पेशल में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार के बैच पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये पेडागोजी स्पेशल बैच, और जिनको सिर्फ जनरल पेपर की तैयारी करनी है, जो लोग TGT PGT जिनको सब्जेक्ट, क्योंकि PRT वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, तो आप ये जनरल पेपर वाला बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आपके 100 नंबर के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, GA, ये सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। मल्टीपल टीचर्स आपके साथ हैं, और ये टीचर्स वो लोग हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुके हैं। बात रही BPSC की, तो BPSC के लिए भी बैच जो है अब यहाँ पे लाइव लाना तो कोई पॉइंट रहता नहीं उसका, क्योंकि समय कम है आपके पास। तो ये रिकॉर्डेड बैच है जिसमें सारी क्लासेस एक साथ आपको मिल जाएंगी। कुछ 800 के अराउंड इसकी फी है, और 6 to 8 के लिए भी और 1st to 5th के लिए भी। तो जो लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो जो जो काम के बैचेस चल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते हुए चल रही हूँ, और फिर हम आएंगे अपने इंट्रोडक्टरी सेशन पे कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं PRT में, और पेडागोजी की हम अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं, क्या पढ़ें, उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पेडागोजी स्पेशल से शुरू करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा आपको कि पेडागोजी लैंग्वेज सीखने जैसा है, कि मतलब टूल है बेसिकली। पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, उसको आप फिर अप्लाई चाहे जिस एग्जाम में कर लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा तरीका बदलता जाएगा हर एग्जाम का पूछने का, बाकी कोई भी दिक्कत
एज सच आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग जो जिन लोगों के पास पुराना पेडागोजी स्पेशल था, केवीएस आया, कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने नया बैच लिया भी नहीं, हालांकि मैंने कुछ क्लासेस उनको एक्सेस दिया था और वो प्रीवियस बैच से ही, सोचो सिलेबस चेंज होने के बावजूद भी वो जो अंडरस्टैंडिंग थी उनकी वो वहां पे काफी काम आई, है ना। तो ये जरूरी हो जाता है कि, और अंडरस्टैंडिंग एक दिन में नहीं बनती, ये बात हमें बहुत दिमाग में बिठानी पड़ेगी। सीटेट में सिलेबस लिमिटेड है इसलिए हम कम समय में कर लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा समय देके पढ़ना चाहिए तभी हम, क्योंकि कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं स्पेशली DEET+B में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। थोड़ा सा क्या होता है, ये लोग अभी मैं उस पर बाइफर्केशन पे आऊंगी कि 100 नंबर में पेडागोजी कितनी आ रही है, 100 नंबर में कंप्यूटर कितना आ रहा है, 100 नंबर में फिलॉसफी, या अगर मैं कहूँ इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, जो आपकी आर्ट्स एजुकेशन ऑफ जिसको हम कहते हैं आर्ट्स एक तरह से, तो वो कितना आ रहा है, टीचिंग ऑफ आर्ट्स कह देते हैं TOA, तो वो सब कितना आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीटेट की आंसर की 15 दिन में आ जाती है, तो अब कभी भी आने में ही है, 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है। अगर मैं पेडागोजी की बात करूं तो इसके पूरे मतलब ओवरऑल अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें, क्योंकि DEET+B में आपको पढ़ के तो सब कुछ ही जाना है ना, सब कुछ मतलब जो भी जरूरी है, सब कुछ का तो कोई अंत अगेन नहीं होगा, ठीक। तो वो जरूरी यूनिट्स हैं कुछ आपकी 8 यूनिट्स हैं, बट 8th यूनिट को हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिसेंट 2022 वाला पेपर भी देखें तो एक आध क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, जो 8वीं यूनिट है ये दार्शनिक दृष्टिकोण फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव की, तो इसको अगर मैं साइड करूं और शुरुआत की 7 यूनिट्स देखें तो ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और समझते हैं कि ये एक यूनिट को फिर समझेंगे किसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स हैं, क्या कहानी है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो चाहे आप सुपर टेट की कर रहे हो तैयारी, मतलब अगेन पेडागोजी मतलब पेडागोजी, आपको एक बार आप ढंग से पढ़ेंगे, दोबारा कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार नया बैच लेते रहेंगे, या मतलब बस नाम चेंज होता रहे और आप बैच अलग अलग लेते रहें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार तैयारी की प्रॉपर और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, फिर आप प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कहानी क्या है। जब हम DEET+B की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, DEET+B की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा स्लो चल रहा है आज बोर्ड, बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है शायद इसलिए, ठीक है ना। एक बार मैं करियरविल ऐप पे भी देख लेती हूँ, थोड़ा आप लोग के कमेंट्स आ रहे होंगे। भाई आज हम थोड़े से लेट हुए हैं क्योंकि ये क्लास अचानक से यूट्यूब पे भी प्लान बना लाइव करने का, अदरवाइज आपकी जो क्लास है करियरविल ऐप पे कल से, जो सिर्फ करियरविल पे ही होगी, यूट्यूब पे इंट्रोडक्टरी क्लास थी, वो 7 से 8:30 8:15, वो जो भी बेसिकली टॉपिक पे डिपेंड करता है, नहीं तो 7 से 8 तो मिनिमम चलती ही है, ठीक है ना। तो वो कल से 7 बजे एग्जैक्ट चलेगी, मुश्किल से 5 मिनट ऊपर नीचे, बाकी कल से हम टाइम पे मिल रहे होंगे। जो लोग बैच वाले लोग हैं उनके लिए ये बात मैं स्पेशली कह रही हूँ, ठीक है ना। और कोई कह रहा है PRT वाले बैच में VOD क्लासेस डलवा दीजिए। अब दिव्यांशु VOD क्लासेस डलवाने की बात बिल्कुल भी मत करो, मैं लाइव पढ़ाऊंगी, अपडेटेड तरीके से पढ़ाऊंगी, आपको नोट्स डेली बेसिस पे मिल रहे होंगे प्रॉपर, कोई टेंशन आपको उसमें लेनी नहीं है। जो भी लिखा गया है पूरे क्लास में वो सब आपको नेक्स्ट डे जो है आपके PDF सेक्शन में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह से लेकर के नोट से लेकर के कोई कमी नहीं है, मतलब आपको जो क्या कहते हैं नोट्स वगैरह की तो कोई कमी है ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इनफ डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो हाँ, उसी पे अभी हम चर्चा करेंगे श्रुति कि PRT के पार्ट B को लेकर के हम कैसे डील करें, ठीक है ना। खुद से नोट्स बनाने की नीड है। अंकुर, इस बार का प्लान मेरा जो है वो ऐसा है कि आपकी नोट्स की समस्या बिल्कुल 0 हो जाए, है ना, कि आपको अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो जो भी आपने बैच में पढ़ा है वो सब अगले दिन आपके हाथ में होगा, अगले नहीं तो उससे अगले दिन, मतलब लगभग ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार का एक्सपेरिमेंट है इस तरह से जो मैं अभी दिमाग में लेकर के चल रही हूँ, तो आपको वो 1.5 दिन में या नेक्स्ट डे ही मेरी वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि प्रॉपर आपको क्लास नोट्स, एक अच्छे सुंदर टाइप्ड नोट्स मिल जाएं और उसमें सारी चीजें हो, मतलब वो बाइलिंगुअल भी रहें, जिस तरह से क्लास हुई है सब कुछ उसी में मिल जाए। तो अगर अलग से आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, उसी का प्रिंट आउट लिया है या व्हाटएवर PDF में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए इनफ रहे, है ना। अब आते हैं कहानी, ये थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा, मैं बात को विस्तार से ही करूंगी, कोई जल्दबाजी हमको है नहीं, ठीक है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है। जो लोग अब सीटेट क्लियर कर चुके हैं, मतलब अपने दिमाग में उनको पता ही होगा कितना स्कोर बन रहा है, कुछ हद तक, अभी आंसर की हालांकि आई नहीं है, बट जिनका पेपर जो शॉर्ट क्लियर होता है उनको पता होता है कि हाँ मेरा स्कोर कितना बन रहा है या किस हद तक मैं जो है कर पाऊंगी या नहीं। तो अब आगे की तैयारी आप भी अपनी शुरू कर सकते हैं, है ना, क्योंकि तैयारी तो हमें करनी ही है। वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज आए, कल को आप अपीयरिंग में हो, कुछ भी हो, लेकिन तैयारी में समय लगता है। 2 दिन की तैयारी से बात बनती नहीं है, आप मेरिट में नहीं आ पाते हैं उस 2 महीने की तैयारी से, आपको 2 4 6 महीने प्रॉपर जो है लगाने चाहिए, ठीक है ना। और समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करें यहाँ पे DEET+B में, चाहे आप PRT से लेके TGT PGT तक, अगर हम देखें 100 मार्क्स आपके ये वाले कॉमन हैं जो जनरल पेपर है, जिसके बैच के बारे में मैंने अभी आपसे बात
की थी। ठीक है, इसमें कितने 5 सब्जेक्ट हैं, 200 नंबर का आपका पेपर है टीजीटी और पीआरटी के लिए। पीजीटी में 300 होता है क्योंकि सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का आता है वहां। ठीक, इन 5 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जनरल पेपर में तो ये 20-20 नंबर के हैं, है ना। सेक्शनल कट ऑफ इसकी वैसे नहीं होती, बट 40% यानी 100 में से 40 लाना जरूरी है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ करके। और अगर हम देखें सेकंड पार्ट में भी आपको 100 में से 40 आपके आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार 20 नंबर में से 20-20 के 5 सेक्शन होंगे, तो ऐसा नहीं है कि 20 के 5 सेक्शन में पांचों में आपको पास होना जरूरी है कि 20 में से 4 लाने हैं या 3 लाने, ऐसा कुछ नहीं है, या 8 लाने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल 100 में से 40 मिनिमम, और उसके ऊपर तो जितने आए उतना अच्छा है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 200 नंबर का पेपर है आपका, और इस 200 नंबर के पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4, यानी अगर आपने सही किया तो 1 मार्क, और अगर गलत किया तो 0.25 आपके डिडक्ट होंगे। इसी का खेला है अगर मैं कहूं तो, कि जिनकी तैयारी या जिन्होंने बहुत मेहनत नहीं की होती वो यहाँ पे दिक्कत उनको फिर होती है। ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग मुझे लगता है लगभग इकलौता ही ऐसा एग्जाम है टीचिंग में जितना मैं देख पा रही हूँ जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है प्रॉपर, है ना। अभी तो केवीएस में भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो इस वजह से भी लोगों को दिक्कत होती है। D+B की नौकरियां सारी जो है टीचिंग की वो दिल्ली में ही होती हैं, सबको जो पोस्टिंग मिलती है वो दिल्ली में मिलती है, क्योंकि ये बोर्ड ही दिल्ली का है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए टीचर बनाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है या MCD के स्कूल्स हैं प्राइमरी की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ आपको इसके थ्रू, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी हो गई एक तरह से, ये बोर्ड है जो आपको नौकरी दिलवाएगा अगर आप प्रॉपर पेपर में मेरिट में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें 200 नंबर की, तो इसके जो 100 नंबर हैं, अगर आप टीजीटी या पीजीटी वाले हैं तो पीजीटी में तो 200 नंबर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। करियर ऐप पे भी अलग अलग बैचेस हैं जो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ले सकते हैं, नहीं तो जो है आपका वो आपकी अपनी इच्छा भी हो सकती है कि आप कैसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसमें आपका अपना रोल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, तो अगर हम देखें 100 मार्क्स, पेडागोजी की बात करते हैं यहाँ पे, या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह देते हैं कई लोग इसको, है ना, पेडागोजी की बात करते हैं। अब ये पेडागोजी अगेन D+B थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आप पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर लें, कि जैसे हम कह देते हैं सीटेट में आप 30 में से 30 ले आएंगे, ये पढ़ लो आप अच्छे से, एक मैराथन ढंग से देख लो, है ना, और पता होता है कि कैसे करना है। इस बार देखिए मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस एज सच बहुत डिटेल में नहीं की थी, और आपको पेपर में दिखेगी भी नहीं, क्योंकि पिछली बार का भी पैटर्न यही था, इन्होंने नहीं पूछी थी, और समय इस बार कम था, 1.5 महीना था। तो वहां पे चीजें, टीचर्स का भी एक्सपीरियंस बहुत हद तक ज्यादा काम आता है सीटेट में, और अगर हम बात करें कम समय में ज्यादा चीजें हो जाती हैं, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है। यहाँ पे सिलेबस एज सच डिफाइंड नहीं है, आपने जो भी अपने टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा हो, दुनिया के जिस कोने में पेडागोजी पढ़ी हो, सब काम का है। लेकिन इसमें समझदारी का काम क्या है कि हम एक बेसिक 60-70, मैं ये कहूंगी इवन 80%, अगर मैं ये देखूं उठा करके पेपर्स को जब मैं एनालाइज कर रही थी, तो 80% तक आपका पेडागोजी जो आप बैच से पढ़ रहे हैं या फिर आपने सीटेट में पढ़ी है, वो 80% तो कहीं नहीं गया, मतलब 80% फिक्स है कि आपका इसी चीज से आएगा। 20% में ऐसा नहीं है कि 20% नहीं आ सकता, आने को 100% आ जाए, बट हवा में तीर मुझे भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि उस बात का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ना। मतलब पर्सनली मैं ये कह दूं कि 100 में से 100 इसी बैच से आ जाएंगे, 100 में से 100 बैच से नहीं आते, या कोई भी आपके दिमाग में नहीं भर सकता पेडागोजी के केस में अगर मैं कहूं, क्योंकि कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं, है ना। आपकी अपनी मेहनत, उसमें प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस, और थोड़ा सा किस्मत कह लो उसको आप, यानी लक कह लो कि भाई पेपर कैसा दे दिया इन्होंने। कई बार होता है, कई बार सिंपल पेडागोजी ही दे देते हैं पूरे 100 के 100 नंबर में। नहीं तो जो जनरल पैटर्न चल रहा है पिछले कई साल से, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, वो ये है कि 80% आपका आसानी से आप कवर कर सकते हैं अगर आप बैच से भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं। जो पेडागोजी का सिलेबस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपने कर लिया, चाहे बैच से करा खुद से करा, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन पेडागोजी में अगर आप टीचर की हेल्प ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी इंग्लिश की तरह जो हम बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। हद से हद टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, उसमें भी आधा अधूरा पढ़ते हैं, बस पास होने के लिए कि लिखाएं, बस उस सेंस में पढ़ते हैं। तो इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी बहुत डेप्थ में, डीप में नहीं बन पाती, इन डेप्थ नहीं हो पाती। तो यहाँ पे टीचर का रोल ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एक चीज है जो मान लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान से पढ़ानी है, एक चीज है जो चाइल्ड डेवलपमेंट से पढ़ानी है, यानी बाल विकास का भी एक हिस्सा है इसमें, एक चीज है जो फिलॉसफी के हिस्से से पढ़ानी है, एक चीज है जो टीचिंग मेथड से जुड़ी हुई है ना, एक चीज है जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़ी हुई है कि भाई कौन सा लॉ कब आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन है एंड ऑल। तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो वो जिसको हम कोचिंग कह देते हैं सो कॉल्ड, वो कोचिंग या टीचर या बैच क्या करता है, आपके लिए चीजें ईजी बना देता है। वो हेडेक आपकी वो व्यक्ति ले लेगा अगर जिम्मेदार है तो, है ना। तो जो मैं कह रही हूं कि 100-150 क्लासेस आपकी बनती हैं, वो इसी वजह से बनती हैं क्योंकि आपको मक्खन मक्खन निकाल करके दिया जाता है। पीआईटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है भाई, है ना। तो अगर हम देखें 80% की बात, तो 80% तो हर हालत में कवर हो ही जाता है। बात रही इस 20% की। अब इस 20 मार्क्स में ये जो 20 नंबर का आपका पेपर है 100 में से पेडागोजी की अगर मैं बात कर रही हूं, तो इसमें कई बार इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आ गए,
है ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको अलग से वही चीजें रिपीट करके बताऊं, है ना। अगर समय हुआ तो देख भी सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने अभी इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की सीटेट के लिए मैराथन ली थी, आप सिंपली वो देख लेंगे, है ना। नोट्स आपको बैच में मिल जाएंगे और वो दोनों क्लासेस भी मैं अपलोड करा दूंगी, ठीक है। और अगर क्योंकि एक्स्ट्रा में है, जरूरी नहीं है कि आए ही आए, तो ये करके चलने वाली बात है। इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, पेडागोजी, ये भी आपके दो चार क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। आने को तो इसमें आपके सोशल साइंस का भी क्वेश्चन आ जाएगा, पेडागोजी सोशल साइंस की, आपको इसमें साइंस की या ज्योग्राफी वगैरह वो सोशल साइंस में आगे उसका भी क्वेश्चन कुछ हद तक देखने को मिल जाएगा। टीचिंग ऑफ आर्ट्स से भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये 20 नंबर अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें गणित का भी क्वेश्चन दे देगा उनका मन करेगा तो, है ना। ग्रामर के क्वेश्चन दे देंगे, इंग्लिश ग्रामर के, तो वो किसी को नहीं पता कि वो 20 नंबर, मैं ये 20 मैक्स टू मैक्स लगा के चल रही हूँ। कई बार 10 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस कह लो या आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, मुश्किल से 90 सही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि यार ये 20 नंबर प्रीवियस ईयर का बहुत ध्यान रखना है। और मैं भी कोशिश करूंगी लास्ट में आपके कुछ 4-5 सेशन ऐसे लिए जाएं जो टोटली डीट प्लस भी आधारित हूं, बिल्कुल उस तरह से कि जो अलग से चीजें पूछी जाती हैं उनको उस तरह से कवर में करा दूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोल के चल रही हूं कि भाई आप ये 20 नंबर की तैयारी आपकी प्रीवियस ईयर और ये इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, जैसे मैंने आपको 2 सेशंस बताए, इस पे मैं भी आऊंगी 80% में हम क्या क्या करेंगे उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी हो गई, कई बार मैथ्स पेडागोजी के भी 1-2 क्वेश्चन दे देगा, एसएसटी पेडागोजी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, टीचिंग ऑफ आर्ट्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे 1-2, है ना। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के एसएसटी कई सारे क्वेश्चन, इस आईसीटी के क्वेश्चन, भाई जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो जैसे एक पेपर में मैं देख रही थी उसमें इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस, मोर देन 5-6-7 क्वेश्चंस आईसीटी के दिए हुए थे कंप्यूटर से, और कंप्यूटर पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो कंप्यूटर के लिए आप वैसे भी जीए में पढ़ेंगे, उसको एक 20 रुपए की किताब आती है, आई थिंक किसी पब्लिकेशन की, अरिहंत की या किसी की तो आती है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो कोई भी आप वो एक कंप्यूटर के लिए तो किताब उठा लें, उसको वैसे भी पलट के देख लें थोड़ा, तो वो वहां से भी कुछ हद तक चीजें कवर हो जाती हैं। आईसीटी तो मैं कवर करके भी चलूंगी, मतलब आईसीटी तो हम डिस्कस करेंगे भी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जितना डिस्कस किया जा सकता है इसमें से भी किया जाए 20 नंबर में से, लेकिन ये 80 बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसकी समझ यहां पे बन गई वो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इतनी बात तो समझते हैं कहानी क्या है। अब इस 80% में आप ये मानिए टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी पढ़ाते कैसे हैं, या पेडागोजी जिसको हम कह रहे हैं। पेडागोजी क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाने की कला क्या है या पढ़ाने का विज्ञान क्या है, उसमें मेथड्स हैं, उसमें स्किल्स हैं, वो सब क्या हैं, वो आ जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका सीडी, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कह रहे हैं, है ना, सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, सीटेट में तो सीडीपी हम बोल देते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास को यहाँ पे हम अलग कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब 50% सिलेबस आपका बाल विकास वाला यहाँ आता है। थोड़ा सा सीटेट से वास्ट हो जाता है, बट हम कहेंगे कि 50 क्वेश्चन 100 में से आपको कम बाल विकास के मिल जाएंगे मिनिमम। ये आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो आपको बाल विकास के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के मिलते हैं। उसके अलावा 50 में आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए या पेडागोजी कह लीजिए, टीचिंग मेथड्स हैं उसमें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है और दुनिया भर की चीजें हैं जो उसके अंदर हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया जो इसका आधा पार्ट है। टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गई जिसके कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो आपके और भी छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है कि कौन सी पॉलिसी कब आई थी। जैसे अभी इन्होंने बात की थी, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जेंडर को लेकर के किस पॉलिसी ने पहली बार बात की कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये क्यूमुलेटिवली चली आ रही है पास से। तो वो जो राजीव गांधी जी के टाइम पे एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसमें उसकी चर्चा हुई थी पहली बार। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम जितना कवर कर सकते हैं वो करके चलेंगे कि भाई वर्धा कमीशन कब आया था, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, वो सारी बातें, कौन सी कमेटी कब बनी थी प्रीवियसली और आज तक, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक हिस्ट्री पूरी हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी, या मैं सिर्फ एजुकेशन लिख दूं, करिकुलम कह लीजिए, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीजों पे बहुत जोर है, अगर आप लेटेस्ट पेपर उठा करके देखेंगे। एक तो आपसे सोशलाइजेशन पे यानी सामाजिकरण पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्या है, दूसरे आपसे एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था पे खूब क्वेश्चन है इस बार, क्योंकि केवीएस में भी वो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें हम एडोलेसेंट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एईपी जिसको हम कह रहे हैं, किशोरावस्था के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, तो वो सब भी हम करके चलेंगे, उस पर स्पेशल जोर देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें कई सारे पार्ट हैं, अभी मैं आपको वो यूनिट वाइज बाइफर्केशन करके और 2-4 क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी, और कैसे कई बार 1-2 क्वेश्चंस में ये लोग आंसर की में भी गड़बड़ कर देते हैं, उस पर भी आएंगे, ठीक। तो इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, इसकी टेंशन आप खुद से नहीं लेनी। बात रही एनआईओएस की, एनआईओएस का बड़ा हल्ला रहता है पूरा, मतलब जिन लोगों को आपको डराना होगा या जिनको लगेगा भैया बैच वैसे नहीं ले रहे हो तो डर के ले लो,
तो वो आपको ये कहते हुए जरूर नजर आ जाएंगे, एनआईओएस एनआईओएस एनआईओएस, जैसे एनआईओएस हो गया हल्ला, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसकी कुछ किताबें आती हैं, ऐसा कई बार हुआ है, 2 से 3 बार अगर बहुत ज्यादा नहीं तो, जिसमें एनआईओएस के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन DEET+B में देखने को मिले हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पेपर एनआईओएस से आएगा। अगेन 50-60% जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो पार्ट इंटैक्ट है। पेडागोजी ये जो 80% की मैं बात कर रही थी, अगर आपने ओवरऑल पढ़ी हुई है तो वो इंटैक्ट है ना, वो कोई हिला नहीं सकता। फिर चाहे एनआईओएस, भाई अगर बाल विकास पूछा है तो एनआईओएस के लिए भी बाल विकास है और आपके लिए भी, तो वो ऑलरेडी ही मैं एनसीईआरटी एनआईओएस उन सबको ध्यान में रख करके एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में डिस्कस करती हूँ चीजें। एनआईओएस की बात रही तो अलग से एनआईओएस के रट्टे नहीं लगाने हैं। जो बैच में आपको कराया जाएगा आप उसको होल हार्टेडली, आपकी टिप्स पे वो होना चाहिए, साथ के साथ आपको हर दिन के नोट्स मिल रहे होंगे, उसके मल्टीपल रिविजन्स अगर आप ले रहे हैं। आप 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब 10 बार पढ़ें, ऐसा कहा जाता है, ये मेरी कहावत नहीं है, इन जनरल चलती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर एक किताब और मल्टीपल रिवीजन, ये बहुत बड़ा सूत्र है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये मैं, जो आप लोग लर्नर्स इतने सारे सिलेक्शन ले चुके हैं थ्रू मतलब पैन इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में आप लोग जो है वर्किंग है, उन सबके एक्सपीरियंस से भी ये बात कह रही हूँ कि आप इधर उधर नहीं भागते, अरे ये वाले टीचर का बैच भी ले लूं, इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं। अभी मैंने एक सेशन भी लिया था, एक कुछ टाइम पहले एक छोटा सा रील बनाई थी ना मजाक के तौर पे, है ना, कि यहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, फलानी जगह भी पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया से पढ़ ले रहे हैं। अब वो कई बार उल्टा पड़ जाता है, वो बैकफायर कर जाती है चीज। हमें तो लगता है हमने सबसे पढ़ लिया, जबकि होगा क्या, अगर आपने एक टीचर से पढ़ा है और अच्छा टीचर है, जिसकी आपने सुना है, जिसकी तारीफ सुनी है, जिसके बारे में फीडबैक आपके पास है, जिसने सिलेक्शंस दिए हैं बहुत सारे, मतलब आपकी मेहनत होती है सिलेक्शन लेने में, लेकिन स्टैंडर्ड वे में वो व्यक्ति पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो अगर अच्छा टीचर है तो आप ज्यादातर ये बात मान के चलिएगा कि वो, हो सकता है आपने एक टीचर से पढ़ा कोई टॉपिक, उसने चैप्टर 1 में बता दी कोई चीज, हो सकता है आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से पढ़ रहे हैं, अगर वो ठीक ठाक पढ़ाता है तो हो सकता है वो चीज वो चैप्टर 8 में पढ़ाए, है ना। तो अगर आप भटकते फिरेंगे तो उससे दिक्कत आपकी को होनी है, कंफ्यूजन प्लस आपका टाइम वेस्ट, है ना। तो कोशिश ये करनी है, स्टिक करना है एक टीचर पे, एक बुक, मतलब जो भी नोट्स हैं या जो भी मटेरियल है, और आपके मल्टीपल रिवीजन। जब आपको लगे कि इतने पे आपकी पकड़ बन गई है, फिर आप कितना भी पढ़िए। फिर आपका मन कर रहा है एनआईओएस की किताब पढ़ने का, आप वो पढ़िए, आपको दुनिया की कोई किताब पढ़नी है वो पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इतना आप कर लेंगे कि एक जो भी आपने नोट्स या मटेरियल सेलेक्ट किया है, ये बिल्कुल रामबाण वाली इलाज वाली बात है कि अगर नोट्स आपके पास, जो भी बेसिक नोट्स आपने चाहे बैच से पढ़ के बनाए हो, किसी से लिए हो, जो भी अच्छे नोट्स अगर आपके पास हैं, अगर आप कोर्स कोई भी आपके पास है ना, उस कोर्स से ही चाहे नोट्स बनाए हो, नोट्स कह लीजिए या बुक आपने ली है अगर, ठीक, मुझे नहीं लगता इसके बाद अलग से आपको बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी में भ्रांतियां बहुत हैं, आपको बहुत सारी गलतियां, मैं इवन क्वेश्चन की शीट भी आपको देके चलने की कोशिश रहेगी मेरी, प्रीवियस ईयर वगैरह तो सब मिलेंगे ही, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो नोट्स और कोर्स आपका, इसके अलावा आपका मल्टीपल रिवीजन, ये 3 चीजें बस, दैट्स इट। पेडागोजी की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, ये 3 चीजें आप कर लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएंगी चीजें, है ना। जिस भी कोर्स से पढ़ रहे हैं, जिन भी नोट्स से पढ़ रहे हैं या उस कोर्स से ही नोट्स बनाए हैं, रिवीजन, इसको हम भूल ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां 60-70% वेटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नहीं होती, है ना। तो ये साथ में प्रीवियस ईयर आपका इनफ, इस चीज को ध्यान रखना है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर भी आपके काम के होते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो प्रीवियस ईयर भी आपको लगेगा अरे यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया। अभी आप चले जाइए, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए DEET+B का, आप सोचेंगे अच्छा पता नहीं यार ये वाला क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने हुआ ही नहीं, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। जबकि अगर आपकी इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो आप उसी क्वेश्चन को नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछ लिया है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है, तभी प्रीवियस ईयर भी काम आ पाते हैं। खाली प्रीवियस ईयर भी कई बार उल्टा ही आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, क्या समझ में ही नहीं आ रहा, क्या पूछा है ना। तो वो जरूरी है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, फिर मल्टीपल रिवीजन लें उस चीज के, और प्रीवियस ईयर साथ में एनालाइज करें प्रॉपर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको ऐसे लगेंगे यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है ना। ये बैच आपका करियर पे ही चलेगा। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन है, अब पर्सनैलिटी से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं आजकल, अगर आप देखें तो। पर्सनैलिटी हालांकि हम प्रॉपर पढ़ते हैं, आपका सारी थियरीज में डिस्कस करके चलती हूँ पर्सनैलिटी में, यानी व्यक्तित्व जो टॉपिक है। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है DEET+B में, अभी हम आएंगे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। व्यक्तित्व का मतलब क्या है, यानी ये बाइलिंगुअल ही रखेंगे जो आपका सिलेबस होगा। और वैसे आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऑलरेडी पता है, डेमो जैसा एज सच मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे भी हजारों वीडियोस हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि बाइलिंगुअल चले, है ना। तो अगर हम बात करें व्यक्तित्व का मतलब क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या मतलब है, हम जनरली जब भी पर्सनैलिटी चैप्टर करते हैं हम समझते हैं भाई ये पर्सोना से आया है। पर्सोना क्या होता है,
मुखौटा, है ना। तो बेसिकली एक व्यक्ति के, और पर्सनैलिटी में मैं हमेशा ये भी कह के चलती हूँ, ये सिर्फ हाइट के बारे में नहीं है। हम कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है, तो उसका मतलब कई लोग कहेंगे अच्छा उसकी हाइट अच्छी है इसलिए पर्सनैलिटी बढ़िया है, नहीं, ये ओवरऑल आपके सारे पहलुओं से, एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलुओं से, कि भाई वो बात कैसे करता है, वो सोचता कैसे है, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के ही हैं पेपर में, और हमें लगता है पता नहीं है कहां से आ गए। तो एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, सिर्फ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्यों, सभी पहलू लिख दिया तो वो ऑप्शन हमारे लिए बेटर है ना। हम सिर्फ अलग अलग जाएं उससे बेटर है कि हमें जो ऑप्शन सबसे बेहतर हो उसको चूज करें। बेहतर चारों ऑप्शन हो सकते हैं पेडागोजी में, ठीक। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मान लीजिए हम उठाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है, यानी इफेक्टिव टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग पूछ लिया, जो बात मैं आपको, और मेरे साथ ये बहुत बार होता है, या कोई भी अगर अच्छा टीचर है तो उनके साथ मुझे लगता है ये होता है, मेरी शैली में तो ये चीज है कि जो चीजें मैं नॉर्मली डिस्कस कर रही होती हूँ टॉपिक के साथ, वो इनडायरेक्टली आपके पेपर में फिर आपको देखने को मिलती हैं। कई लोगों को लगता है ये बात चल रही है, बातचीत कर रही हूँ, ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, बट वो क्वेश्चन फिर देखने को मिलता है आपको। अभी हम पेडागोजी की, अब ये पेडागोजी क्या है, ये कोई चैप्टर थोड़ी अलग से बनाने को बना दो कोई, तो अभी हम कॉमन सेंस के वे में बात कर रहे थे, भाई पेडागोजी क्या है, पढ़ाएंगे कैसे, वो मेथड्स, स्किल्स, है ना, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाते कैसे हैं, टेक्निक्स क्या हैं, वो सब पेडागोजी में आता है। सिंपल क्वेश्चन वही पूछ ले, कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है, तो भाई शिक्षण का विज्ञान, शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं, पेडागोजी जिसको हम कह रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली थोड़ी होगी, अडल्ट एजुकेशन थोड़ी होगी। साइकोलॉजी इज अबाउट हमारे मन के बारे में, है ना, व्यवहार के बारे में, उस पर भी हम आएंगे। सोशलॉजी अपने आप में समाज के बारे में होती है, लेकिन शिक्षण के बारे में क्या है, शिक्षण शास्त्र कहलाएगा, ये पेडागोजी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, बट कोशिश करिएगा टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि अभी जब मैं ये पेपर देख रही थी तो उसमें साफ साफ पता लग रहा था मुझे कि कई जगह ऐसा ट्रांसलेशन है कि वो हिंदी में तो कुछ और ही मतलब आ गया उसका, और अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं देखेंगे पेपर में तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये लोग ट्रांसलेट करते हैं वो भी वैसा कर देते हैं, मतलब बहुत ही टेक्निकल सा ट्रांसलेशन होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इनका ट्रांसलेशन की वजह से इसमें गलती की संभावना बहुत है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो एक बार इसको पढ़ते हैं कि है क्या ये क्वेश्चन, फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, देखते हैं एक बार। 1 मिनट में आपके 2-4 कमेंट ले लूं, फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा सीटेट का रिजल्ट कब आएगा। देखो सीटेट का रिजल्ट आंसर की आ जाती है 15 से 20 दिन में, पहले 15 में ही आ जाती थी, आजकल कई बार 20 दिन लगा देते हैं। उसके 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, यानी 1-1.25 महीने के अंदर रिजल्ट आपका आ जाता है। तो 21 को आपका पेपर हुआ, 21 जनवरी को, आप मान के चलिए कि फरवरी लास्ट तक, यानी फरवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर सब सही रहा तो, ठीक है ना। हो सकता है 21 फरवरी को आ जाए, हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक में आए, लेकिन फरवरी लास्ट से लेकर मार्च फर्स्ट वीक के बीच में कभी भी आ जाएगा। कहने को मैं कह सकती हूँ नहीं फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, बट उतनी संभावना रखनी है। आंसर की कभी भी आ सकती है, क्योंकि 13-14 दिन आपके हो गए, 15 दिन में आंसर की आ जाती है। तो ये मानो कि विद इन अ वीक, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, आज 5 फरवरी है, आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, अगर सब सही रहा तो, ठीक है जी। चलिए खैर आते हैं। हाँ मैम, इट इज ओनली पेडागोजी क्लास, कैन आई बाय इट। हाँ, पेडागोजी स्पेशल बैच भी अलग है, जिनको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है, तो आप करियर विल ऐप पे जाइए, टीचिंग वाले सेक्शन में जाइए, वहां पेडागोजी स्पेशल आप चूज कर सकते हैं। अदर बैचेस भी टीचिंग के वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो खैर, कोई कह रहा है जॉब भी मिलेगी, बहुत सारे लर्नर्स को जॉब मिली है। जो पेडागोजी स्पेशल 9 वाले लोग कह रहे हैं, उनकी क्लास बीच में सीटेट की वजह से कुछ टाइम रोकी थी, वो अभी कंटिन्यू हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, है ना। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, और दोबारा बैच भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि पेडागोजी स्पेशल में अभी जो है क्लास नहीं होगी, वो उसी अपडेटेड क्लास आपको वहीं देखने को मिल जाएगी। 2 से 3 दिन वेट कर लो, ठीक है ना। पीआरटी कैसे लेंगे, पीआरटी बैच कैसे लेंगे, सिंपल है निधि, आप करियर विल ऐप पे जाएंगे, टीचिंग सेक्शन, अगेन वहीं पे आपको कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा। अगर सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है तो पेडागोजी भी आप ले सकते हो, अगर सिर्फ जनरल पेपर पढ़ना है तो जनरल पेपर भी ले सकते हो। सारे ऑप्शन है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि नहीं कंप्लीट ही बैच में पढ़ना पड़ेगा। अगर पेडागोजी पढ़नी है तो कंप्लीट बैच लो, या जनरल पेपर पढ़ना है, पेडागोजी आप पहले पढ़ चुके हो तो फिर साथ में कंप्लीट ही बैच लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग अलग ले सकते हो बैच, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब नंबर से तो क्या ही फर्क पड़ता है। क्वेश्चन पूछा है हमसे, मैं थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, ये DEET+B का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें, और पेडागोजी स्पेशल बैच सिर्फ DEET+B के लिए नहीं है, आप देश भर में किसी एग्जाम में बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपने DEET+B के लेवल का पढ़ लिया तो आप वैसे भी कोई भी पेपर पेडागोजी का निकाल देंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखना इसमें आंसर की में गड़बड़ माने या ट्रांसलेशन में गड़बड़ माने, समझते हैं एक बार।
अगर हम देखें एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए, यह अवलोकन किसका विरोध करता है? ठीक है, ये तो खैर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा जो मैथ्स में अच्छा है वो जो आपका सिविक्स होता है उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा या एसएसटी में अच्छा नहीं कर पाएगा। यह अवलोकन किसका विरोध करता है, यानी ये कौन से बुद्धि के सिद्धांत का विरोध करता है? तो द्विकारक का नहीं, ये एक कारक मान रहे हैं, बुद्धि का एक कारक मान रहे हैं ये। अब इसके ट्रांसलेशन में भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि किसका विरोध करता है, तो ये विरोध नहीं कर रहा है ना, अच्छा ना कर पाए तो ये सपोर्ट कर रहा है किस चीज को? बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत, जो सिंगल फैक्टर थियोरी ऑफ या यूनिफैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, जो एल्फ्रेड बिने ने दी थी। उन्होंने कहा बुद्धि सिर्फ एक कारक है, यानी लॉजिक आप में होना चाहिए, आप एक चीज में अच्छे हैं तो आप सब में अच्छे होंगे, मतलब सिंगल फैक्टर होती है बुद्धि। तो इसके ऑपोजिट बात कह दी इन्होंने, ये बात सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन ओके है, शुरुआत में हमें लग रहा था, है ना। तो बुद्धिमत्ता का, इसलिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके चलना बहुत जरूरी है पेडागोजी में स्पेशली, है ना। तो बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत, यानी सिंगल फैक्टर होती है बुद्धि जो है, मल्टीपल फैक्टर्स नहीं होती। ठीक, खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसकी मैं बात कर रही थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है वो, कि इन्होंने ट्रांसलेशन की वजह से इसमें गड़बड़ की है। देखिएगा एक बार, अगर हम देखें बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत, जरूरी नहीं आपको ये सब समझ में आए अभी, जो लोग पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, हालांकि इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, सीटेट आपने क्रैक किया होगा। बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को सीटेट से थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ हो जाता है। सीटेट में अगर डेवलपमेंट एक क्लास में 2 क्लास में खत्म हो रहा है, यहाँ पे 8-8 10-10 क्लास लग जाती है, तो थोड़ा सा इन डेप्थ तो रहेगा बैच, ठीक है ना। तो बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? अब बहुआयामी सिद्धांत को आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में इन्होंने मल्टी डायमेंशनल लिखा है ना, मल्टी डायमेंशनल लिखा है। देखना अब इसमें कितने नाम होंगे, या फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक बुद्धि, या 3 डायमेंशनल लिखा है, 3D कह देते हैं इसको, 3 डायमेंशनल लिखा है, या फिर मल्टी फैक्टर लिखा है, यानी मल्टी डायमेंशनल लिखा है या मल्टी फैक्टर। अगर मल्टी फैक्टर है तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल है तो हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे, क्योंकि मल्टी फैक्टर बहु कारक, हालांकि बहुआयामी के हिसाब से आंसर बनता है हार्वर्ड गार्डनर, बट इन्होंने इंग्लिश में जरूर मल्टी फैक्टर लिखा होगा, इसलिए ईएल थॉर्नडाइक को सही उत्तर मान लिया। तो ये जरूरी है कि आप इंग्लिश की तरफ भी थोड़ा सा झांक लें, हार्डकोर हिंदी मीडियम भी मत बनिए आज के समय में, और हार्डकोर इंग्लिश मीडियम भी मत बनिए, है ना। इंग्लिश की तरफ कोशिश कीजिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में दोनों ही देखने पड़ेंगे, स्पेशली इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कि इन्होंने हिंदी में पूछ लिया बहुआयामी, जिसका मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी किसकी बात होगी? वो हार्वर्ड गार्डनर की होगी। आपके सीटेट के सिलेबस में भी मल्टी डायमेंशनल की जब हम बात कर रहे हैं तो हार्वर्ड गार्डनर की बात होती है। हालांकि मल्टी डायमेंशनल 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को भी कह सकते हैं, जो जेपी गिलफर्ड ने दिया है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मल्टी डायमेंशनल गार्डनर को मानते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हुई है ना। अगर हम देखें यहाँ पे ईएल थॉर्नडाइक की, तो ईएल थॉर्नडाइक तो बहुकारक बुद्धि की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने 3 फैक्टर्स की बात की है। वो 3 फैक्टर्स के होते हुए भी बहुत सारे कारक हैं जो बुद्धि को बनाते हैं, ये ईएल थॉर्नडाइक कह रहे हैं, जबकि हिंदी में बहुआयामी कह दिया इन्होंने। तो इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये लोग तो आंसर इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाता है पेपर में, अगर कंफ्यूजन होती है ट्रांसलेशन में गलती है तो जो इंग्लिश में दिया हुआ है वही फाइनल है। तो इसलिए कई बार अगर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो उसको समझ लेना है इंग्लिश में भी जाकर के। एक बार सिलेबस की चर्चा और कर लेते हैं, फिर कल से हम यूनिट 1 से कहानी शुरू करेंगे, जो 7 बजे वाली आपकी क्लास होगी करियर विल पे, है ना। देखना एक बार, 1 साल की वैलिडिटी है आपकी सभी बैचेस की, उसका हो सकता है बीपीएससी की 6 महीने हो, वो आप चेक कर लेना, बैच पे लिखा होता है। यार एग्जाम का इनका भरोसा नहीं होता है, कभी भी ले लेते हैं, कभी 2 महीने में ले लेते हैं, कई बार लटका रहता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। पीआरटी के लिए तो अभी इनफ टाइम है आपके पास, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप तैयारी करें, ठीक। अब हम अगर देखें पेडागोजी स्पेशल बैच में या D2+ में, पीआरटी के लिए भी, उसमें बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल जाएगा। कुछ 7 यूनिट है जिन पे हम चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान यूनिट 1 पढ़ना ही होता है, टैबुला रासा से लेके किसने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, नॉर्मल मनोविज्ञान क्या है, ये सब हम यहाँ चर्चा करेंगे यूनिट 1 में। फिर आती है यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत लंबी चलती है, मतलब सीटेट के सिलेबस का डबल सिलेबस इस अकेले यूनिट में है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आप मान के चलो कि मोर देन 50% आपका सिलेबस या 100 में से 50 नंबर आपके यहीं पे अटके हुए हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपकी 3rd यूनिट है लर्निंग एंड मोटिवेशन, है ना।
लर्निंग एंड मोटिवेशन, सीखना और अभिप्रेरणा। लर्निंग में बहुत सारी थियरीज हैं, ये यूनिट भी काफी बड़ी है। ठीक, फिर आती है यूनिट 4 इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, यानी व्यक्तित्व, बुद्धि, एडजस्टमेंट, समायोजन जिसको हम कह रहे हैं, ये सब हम व्यक्तिगत मतभेद या अंतर में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे, मतभेद नहीं, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट है, जिसमें पूरी आपकी पर्सनैलिटी के टेस्ट, इंटेलिजेंस की थियरीज, इंटेलिजेंस के टेस्ट, ये सब आएंगे। फिर आती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई पेपर नहीं है, चाहे वो DEET+ भी हो, कोई भी हो, जहां यहां से क्वेश्चन ना बनते हो। तो समावेशी शिक्षा क्या है, चाइल्ड, अभी इनको हम और डिटेल में समझेंगे। पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये है यूनिट 6, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। टीचिंग मेथड्स कौन से हैं, टीचिंग प्रोसेस कैसी होती है, एजुकेशन क्या है ना। अभी एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी जो लैटिन वर्ड है कुरेरे, इसका मीनिंग क्या है। ये आप अगर DEET+ में भी मेरे साथ जुड़े होंगे तो हमने डिस्कस किया था करिकुलम जब हम पढ़ रहे थे कि ये वर्ड से आया है, कुरेरे वर्ड से। कुरेरे का मतलब क्या है, अ पाथवे या फिर टू रन। तो करिकुलम क्या है, एक आपको रनवे दे देता है जिसपे आप दौड़ सकते हैं। आपकी लर्निंग की या ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो करिकुलम में ही आ जाती हैं, सिलेबस भी करिकुलम का ही पार्ट है। तो कुरेरे का मतलब यहां पे सिंपल हो गया था टू रन। ये DEET+ भी का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, और ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये करिकुलम जो टॉपिक है आपका वो लगभग सब जगह पे इंक्लूडेड है। लेक्चर ऐप में ही चलेगा बिल्कुल अर्श, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यूनिट 6 है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीजें अभी मैं दिखाऊंगी। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगेन इंपॉर्टेंट। यूनिट 8 को अभी के लिए मैं इग्नोर करके चलूंगी, अगर लगा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है ना, तो हम इसको करेंगे। इसमें आइडियलिज्म, आपका नेचुरलिज्म, जो 4 इज्म है फिलॉसफी के, वो इसमें आ जाते हैं। इसका एक और हिस्सा होता है जो एजुकेशन को लेके या कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो मैं यहीं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही करा दूंगी। तो यूनिट 8 की अभी आवश्यकता नहीं है, कल को अगर चीजें बदलती हैं तब हम इसको करेंगे। अदरवाइज यूनिट 8 को मैं अभी अवॉइड करके चलती हूँ क्योंकि पूछा जा नहीं रहा पेपर में, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि एक्स्ट्रा में मुझे आपको PhD नहीं करानी है ना, मैंने खुद भी नहीं किया अभी तक। तो मतलब इस सब्जेक्ट में हमको PhD करनी नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है। हमें सिलेबस की या पेपर की डिमांड के हिसाब से नौकरी जिससे हमें मिल जाए और हमारी समझ भी बन जाए पेडागोजी की, उतना पढ़ के चलना है। अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं करने, या कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आउट ऑफ मतलब काम का ही नहीं है, वो नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट 1 की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने के, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ये चीजें हम कवर करेंगे। ये दिखने में आपको छोटे लगेंगे, अच्छा एक फर्स्ट यूनिट में 3 ही टॉपिक हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फिर इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे, फिर वो सब मिलकर के एक साथ आपको नोट्स में अगले दिन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, इस बार के नोट्स में आपको मजा आने वाला है। मतलब नोट्स की मैंने टेंशन ही खत्म कर दिया, नहीं तो क्या होता था, मैं PPT वगैरह देती थी, उसमें आपको दिक्कत होती थी कि कहीं हिंदी लिखी है, कहीं इंग्लिश लिखी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कई लोगों को समस्या फिर भी रहती है, नोट्स को लेकर बड़े सेंटिमेंटल होते हैं हम लोग, है ना, पढ़ाई करते समय, मैं भी थी। तो इस बार आपको नोट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। वो एक तो बाइलिंगुअल उस तरह से बिल्कुल जिस भाषा में क्लास चल रही है उसी भाषा में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, आते हैं सेकंड यूनिट पे, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या है बाल विकास में, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायमेंशंस और प्रिंसिपल्स क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जो आप सीटेट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएंगी चीजें। रोल ऑफ हेरिडिटी, फिर सोशलाइजेशन जिससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जेंडर से क्वेश्चन जरूर आता है, जेंडर कॉन्स्टेंसी से भी क्वेश्चन आने लगा है DEET+B में, इमोशंस, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, प्याजे वाइगोस्की से खूब क्वेश्चन आते हैं DEET+B में, ठीक है ना। कोलबर्ग, प्याजेस, मॉरल डेवलपमेंट, ब्रूनर की थियरी, एरिक एरिक्सन की थियरी, फ्रॉइड से भी इवन अब क्वेश्चन घुमा के पूछने लगा है ना, कि ये अब सोशलाइजेशन पे, सामाजिकरण पे क्वेश्चन फ्रॉइड को जोड़ के पूछ रहा है। तो वहां जरूरी है कि आप अच्छे टीचर से पढ़ें, मतलब जिसने समय बिताया हो इसमें और जिसका समझ आपको आता हो, जिसमें स्किल हो, जो चीजों को कनेक्ट कर पाए, है ना। मेरा नेचर पर्सनली ये है, मतलब मैं इसमें अपनी तारीफ करूं तो पता नहीं कैसा लगेगा, बट ये सच है कि मेरी कोशिश ये रहती है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके डिस्कस किया जाए, ताकि आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो, वहां पे आप वो कॉमन सेंस लगा सकें। नॉर्मल इंसान को क्या लगता है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या पढ़ाया नहीं गया जिसको बहुत अच्छे से, उसको लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जबकि वो किसी ना किसी थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है उस तरह से। तो ये भी जरूरी है। जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थियरी हम पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रॉइड पढ़ेंगे, एरिक एरिक्सन पढ़ेंगे, इसमें हम ब्रॉनफेन ब्रेनर भी पढ़ लेंगे। इसमें कई सारी थियरीज तो ऐसी हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो हम सिलेबस में करते हैं फिर भी, ठीक है ना। लर्निंग एंड मोटिवेशन, मीनिंग एंड, ये बताना आपको सिलेबस डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपको एक पाथवे मिल जाए, एक आपको पता हो कि हाँ यार इस तरह से चीजें चलेंगी। नहीं तो ऐसी चीजें बहुत सारी होंगी जो यहाँ मेंशन नहीं है, फिर भी आपको हम कर रहे होंगे इन डिटेल, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो साथ में टॉपिक के याद आते जाते हैं और हम डिस्कस करते जाते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करने वाले, फिर लर्निंग की ये सारी थियरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपका पैवलव का सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हम बीएफ स्किनर की, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर की बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, कनेक्शनिज्म है जिसमें हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है उन्हें, गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग है, कर्ट लेविन का सिद्धांत है, इसके अलावा बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियरी है, इस पर भी अभी तक भी डीट प्लस में खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम है, इनडायरेक्टली पूछ ले लर्निंग से जोड़ के तो वो एक अलग है, बट डायरेक्ट थियरी से भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसाइटफुल लर्निंग जो आपका वो चिंपैंजी वाला जो सिद्धांत है आपका, कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये डीट प्लस भी नहीं इसको शुरू किया था कोल्ब की थियरी को पूछना 2017 या 18 में। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका गैने को, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, इसमें और एक दो थियरी जुड़ जाएंगी, तो आपकी लर्निंग थियरीज ही कम से कम 10 थियरीज जो है वो लर्निंग की हैं, 8 तो यहाँ मेंशन ही है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ये आपका चैप्टर 4 हो गया इसी यूनिट के अंदर। मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या है, इसके इंप्लीकेशन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, थियरीज ऑफ मोटिवेशन। फिर आते हैं यूनिट 4 पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मीनिंग एंड टाइप। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा सिलेबस का, करियर ऐप में आप जाएंगे, इसमें पेडागोजी स्पेशल में या डीट प्लस भी कंप्लीट बैच में आपको नोट्स के सेक्शन में सीडीपी के अंदर जाके वहां ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहली क्लास सभी के लिए फ्री है, ये पीडीएफ भी सबके लिए फ्री होगा। मीनिंग एंड टाइप क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, पर्सनैलिटी टॉपिक जो व्यक्तित्व, अभी हम एक क्वेश्चन भी कर रहे थे, वो क्या है, व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत बताए हैं अलग अलग लोगों ने, वो पढ़ेंगे। इसमें हम फ्रॉइड को भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी के टेस्ट कौन से हैं, बुद्धि क्या है यानी इंटेलिजेंस, उसके टेस्ट कौन से हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। फिर आता है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव एजुकेशन यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स यानी इंक्लूसिव एजुकेशन या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN कह देते हैं। बैकवर्ड बच्चा कौन सा है, मेंटली रिटार्डेड कौन सा है, गिफ्टेड बच्चे को कैसे सिखाएंगे, क्रिएटिव को कैसे सिखाएंगे, डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बच्चे कौन से हैं, स्पेशली एबल्ड किसको कह रहे हैं हम। लर्निंग डिफिकल्टीज की अगर हम बात करें, जैसे इस बार डीट प्लस भी में पूछा हुआ था, जो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि फाइन मोटर स्किल्स में अगर दिक्कत है तो कौन सी दिक्कत है, तो डिस्प्रैक्सिया है। तो ऐसा नहीं है कि डीट प्लस में कोई भूत है जिसमें मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड है। एडजस्टमेंट एक टॉपिक है, समायोजन जिसको हम कहते हैं। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये यूनिट 6 आ गई आपकी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग क्या है, उसमें 2 डायमेंशनल होती है टीचिंग, द्विध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है, जो आपके जॉन डुई कह रहे हैं, है ना, कि आपकी 3 डायमेंशंस हैं उसमें। ट्राइपोलर जिसको हम कह रहे हैं, बाइपोलर है। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो उसके अंदर आएंगे, आपके प्लेवे से लेके दुनिया भर के मेथड्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से लेके किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट मेथड पे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं डीट प्लस में, कि परियोजना विधि जो WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ट किलपैट्रिक ने दी थी, प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, जॉन डुई के थॉट पे आधारित है, दुनिया भर की बातें हैं। एनसीएफ की अगर हम बात करें, एनसीएफ करेंगे, इवन 2023 वाला एनसीएफ भी करेंगे। सीसीई हो गया, एक्शन रिसर्च है, राइट टू एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो नई वाली भी है। लाइफ स्किल्स एक टॉपिक है जो सुपर टेट में भी पूछा जाता है, डीट प्लस में भी पूछा जाने लगा है। सारे अगर आप पेपर उठा के देखेंगे सबका सिलेबस सबमर्ज्ड है कहीं ना कहीं। एक एक क्वेश्चन देखो, सिंपल बात है, सिलेबस वही है। अगर देखा जाए सीटेट को अगर साइड कर दें तो उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सिलेबस वही है लगभग। बस सुपर टेट में अगर 30 नंबर या 20 नंबर पूछा जा रहा है तो वहां एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है एक आ जाएगा, मान लीजिए। यहां पे आपसे डीट प्लस भी जहां 100 नंबर का है तो हो सकता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन 4 आ जाए। तो टॉपिक तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, इसीलिए पेडागोजी स्पेशल इन डेप्थ चलता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉपिक ही छोड़ दें, है ना। तो टॉपिक तो सारे पढ़ने हैं, बस वो आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। जहां 100 नंबर का पूछा जा रहा है वहां 4 क्वेश्चन उस टॉपिक से, जहां 30 नंबर या 20 नंबर में पूछा जा रहा है उस टॉपिक से 1 क्वेश्चन, है ना। या कई बार एक भी नहीं आता दूसरे से आ जाएगा, लेकिन पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा सब कुछ। तो वो सिंपल एक बात है। और एक बार आप पेडागोजी पढ़ के मस्त अपना प्रीवियस ईयर से तैयारी करते रह सकते हैं। एक बार बैच लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिलेबस चेंज हो गया जैसे केवीएस में हुआ था एक टाइम के बाद जाकर के, तो आप उस मोमेंट के लिए वो 2 महीने के लिए वो बैच में एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज तो वही अपना जो रिवीजन है वो आपके काम आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, माइक्रो टीचिंग, जैसे माइक्रो टीचिंग पे भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बीके पासी पे, है ना, जो हम करते हैं हर बार बीके पासी की जो आपकी, या ड्वाइट W एलन की जो टीचिंग स्किल्स इन्होंने बताई है, सूक्ष्म शिक्षण की जो साइकिल है प्रॉपर, इन सब पे हम बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इसमें डिटेल्स नहीं पुट की तो है, ये उसी यूनिट के अंदर तो आता है, लास्ट यूनिट में ही, लास्ट यूनिट के अंदर ही ये होना चाहिए। नहीं, यूनिट 7 हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, जिसमें और कई सारे कमीशंस हैं, जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, कोठारी आयोग की जो आपकी रिपोर्ट है, 1992 का लर्निंग विदाउट बर्डन है, वो सारे एक तरफ जाएंगे, है ना, जो अभी इसमें मैंने यूनिट में मेंशन नहीं कराए, शुरुआत में आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। यही कहानी आज के लिए पूरी ओरिएंटेशन क्लास थी, आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। ये पेडागोजी की क्लास नोट्स की बुक मुझे याद आ गई है, इसे देख के आप चाहें तो ले सकते हैं अमेजोन वगैरह पे, अगर अभी अवेलेबल हो, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उस पर देखा नहीं है। आपकी हिंदी मीडियम की एक बुक आनी भी थी जो कि पेंडिंग है, ठीक है ना। चलिए खैर, और अब इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप बताइए।
तो सबसे पहली बात तो डरना नहीं है बेवजह का, है ना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। अब देखना ये बेसिक क्वेश्चन है, वैसे ये इंग्लिश पेडागोजी का लगेगा आपको, लेकिन ये आपको किसमें पूछा हुआ है, DEET+ में, जो कि पूछा ही जाता है। कुछ क्वेश्चन हिंदी के, कुछ इंग्लिश पेडागोजी के, कुछ मैथ्स के, तो वो कॉमन सेंस वाले भी हैं, और जो सीटेट में पढ़ा है उसको रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर के थ्रू भी उसको समझा जा सकता है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूज ऑफ अ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज, यानी अगर आप बच्चे की मातृभाषा का या देशीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो समस्या क्या आ सकती है, कौन सी प्रॉब्लम्स उठ खड़ी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। एलिनेशन, यानी बच्चा अलगाव महसूस करेगा, वो अलग अलग रहने लगेगा। कैसे बात करे वो, जब स्कूल में बात होती है इंग्लिश में और उसकी मातृभाषा हिंदी है मान लीजिए, या कोई और है, तो वो एलिनेटेड फील करेगा, या वो अलग होना शुरू कर देगा, वो ग्रुप में बहुत ज्यादा या क्लास में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये समस्या आएगी, बिल्कुल सही बात है। नॉन पार्टिसिपेशन, बिल्कुल वो भागीदारिता ही नहीं दिखाएगा, सब बच्चे जवाब दे रहे होंगे, वो नहीं देगा अगर उसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो इसलिए मातृभाषा में पढ़ाई कराना या शिक्षण जो है वो आवश्यक है, या एजुकेशन जो है मातृभाषा में होनी चाहिए प्राइमरी लेवल तक। हम तो कह रहे हैं अब एलिमेंट्री तक भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि आप कोशिश करें कि मातृभाषा यानी मदर टंग में हम पढ़ाएं, जिसको हम नेटिव लैंग्वेज भी कह दे रहे हैं यहाँ पे। लार्ज स्केल ड्रॉप आउट, यानी ड्रॉप आउट होते हैं वो बच्चे जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं कंप्लीट होने से पहले एजुकेशन, तो ड्रॉप आउट की भी संभावना है। जब बच्चे को समझ नहीं आएगा, उसकी भाषा में पढ़ाया नहीं जाता, तो वो ड्रॉप आउट भी करेगा। तो तीनों ही चीजें एक प्रॉब्लम के रूप में आएंगी यदि बच्चे की नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में हम अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आप में से कौन है ऐसा जो पेडागोजी पढ़ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए हैं? देखना एक बार। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये आपका गिलफोर्ड एंड टॉरेंस का क्रिएटिविटी की बात है। मेमोरी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं जो भी जरूरी है पेडागोजी के पूरे सिलेबस में किसी भी पेपर के लिए और वो ना कराया जाए। जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो सब करेंगे हम। फिर भी आपको अपनी तरफ से मेहनत पे पूरा जोर रखना है, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है, मल्टीपल रिवीजन जरूर लेने हैं, है ना। तो मेरी तरफ से एकदम बेस्ट करने की कोशिश रहेगी। अभी सीटेट से हम लोग फ्री हो गए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल होंगे प्राइमरी के लिए निकिता, BLED वाले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ अभी तमन्ना कुछ नहीं कह सकते कि ये लोग कब एग्जाम लेंगे PRT का, लेकिन हाँ इतना इनफ टाइम मान के चलिए कि क्योंकि अभी नोटिफिकेशन PRT वाला नहीं आया है कि आपके पास जितने में हम सिलेबस खत्म करेंगे उतना टाइम तो है ही। अगर बाय चांस नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, पेपर जल्दी लेने लगे, तो फिर हम क्लासेस बढ़ा देंगे, वही हमारे हाथ में चीज है ना। ऑफ कोर्स सुपर टेट में हेल्प करेगा, अभिषेक क्यों नहीं करेगा। यही तो मैंने बताया, लाइफ स्किल का टॉपिक है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम छोड़ रहे हैं और सुपर टेट से ज्यादा ही पढ़ रहे होंगे, आप कम नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना। ऐसा कोई पेडागोजी का एग्जाम नहीं है जहां की तैयारी आपकी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना वास्ट लेके चल रहे हैं चीजों को कि चीजें लगभग कवर हो जाएंगी। लगभग भी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने एफर्ट्स करना छोड़ दें, है ना। कोचिंग या कोई भी क्लास या बैच स्कैप फोल्डिंग के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। इसका मतलब ये नहीं आप अपनी मेहनत छोड़ दें या सेल्फ स्टडी छोड़ दें, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। लेकिन इनिशियली आप यही करें जो आपको बैच में पढ़ाया जा रहा है, उसके मल्टीपल रिवीजन, है ना। चलिए आज के लिए फिर हम इतना ही रखें। देयर विल बी 2 पेपर्स फॉर TGT इंग्लिश। नहीं, पेपर एक ही होता है DEET+B में, 2 घंटे का पेपर जिसमें आपके 2 पार्ट होंगे। 1 घंटा मतलब एक पार्ट आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे GA। और दूसरा पार्ट है जिसमें आपका मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा 100 नंबर में। अगर PRT का देने जा रहे हैं तो वहां टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी 100 नंबर में। टोटल 2 घंटे का पेपर है, एक ही पेपर होगा, अलग अलग नहीं होता पेपर। और अगर हम बात करें PGT की, जो 11th-12th के टीचर्स के लिए है, उसमें आपका 200 नंबर यानी वो 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। और शायद मतलब ये अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, मैं मानती हूँ। दिल्ली में आपको जॉब मिल रही है, आपकी जीवन भर दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी, है ना। और एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब एक पेपर दे करके मिल रही है अगर, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, मन से करें। फिर DLED वाले ऑफ कोर्स एलिजिबल तो हैं, DLED को कौन रोक सकता है भाई PRT में। PPT एंड PDF मिक्स करके नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिएगा मैम प्लीज। काजोल इस बार टेंशन रहेगी ही नहीं, है ना। आपको नोट्स प्रॉपर नोट्स पढ़ने के हिसाब से मिलेंगे। PPT में जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है उसकी जरूरत आपको नहीं है, उसके अलावा आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। नोट्स इस बार मैं अपने तरीके से दूंगी और वो आप बस एक बार आप पढ़िएगा, मजा आएगा आपको उसमें। नोट्स की दिक्कत आप इस बार नहीं होगी, वो सॉल्यूशन बिल्कुल पूरा निकल गया, क्योंकि उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को होती थी, वैसे भी नहीं होती थी, हम इतना सब कुछ देते थे आपको, लेकिन अभी कम क्वांटिटी में ज्यादा बात कही जाएगी नोट्स के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं यूट्यूब पे भी। और हाँ नहीं, कुछ नहीं लेना आपको पेडागोजी के लिए इसके बाद अभिषेक, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भी बैच लें, मैं बिल्कुल खुलेआम ये बात कर रही हूँ, उसमें कुछ नहीं है ऐसा, है ना। बिल्कुल आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है पेडागोजी के लिए, अगर आप पेडागोजी प्रॉपर इसमें पढ़ ले रहे हैं तो। भाई अगर जैसे KVS का सीन हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल ही सिलेबस चेंज कर दिया था,
तो वो एक अलग कहानी है, बट ऐसा होता नहीं है। और उसमें भी आपको हेल्प मिली है। जो लर्नर्स, अभी आप इंटरव्यू भी देखेंगे, मैं कल परसों से अपलोड कराना शुरू करूंगी, जो केंद्रीय विद्यालय में जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है, जिन लर्नर्स ने अपने बैच से भी या वैसे भी जो यूट्यूब से भी पढ़ा था जिन्होंने, तो ऐसे कई लर्नर्स हैं जिन्होंने मतलब प्रीवियस बैच को बहुत अच्छे से आधार बनाया हुआ था। हाँ, पार्ट बी मैं करवाऊंगी ऑफकोर्स, और कौन कराएगा पीआरटी में, पेडागोजी सारा मैं ही डील करूंगी आपके साथ, मैं महेश, है ना। सिलेबस कंप्लीट होने का हल्ला नहीं मचाना है आर्या, टाइम लगेगा। अगर पेपर आपका पहले नहीं हो रहा है तो 5 महीने मिनिमम मान के चलो, 5 से 6 महीने लग जाते हैं। आप खुद सोचो ना, 100-150 क्लासेस अगर प्रॉपर बड़ी होनी है तो उसमें समय तो लगता ही है, ठीक है ना। सिलेबस खत्म कराना अगर उद्देश्य है तो आप 1 महीने में, 2 महीने में भी मैं करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि हम लोग तो मैराथन भी अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो जब 6 घंटे की मैराथन, 6.5 घंटे की मैराथन, 5 घंटे की मैराथन ली जा सकती है, उससे प्रीवियसली भी, तो ऐसे तो ज्यादा क्लासेस लेके सिलेबस कितनी भी जल्दी खत्म कर लो, लेकिन खत्म करना उद्देश्य नहीं है, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, उसकी सिलेबस को प्रॉपर कंप्लीट करना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस चैप्टर्स हो गए, टिक 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 नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत जरूरी है। कई बार तो मैं कई चैप्टर्स में बहुत स्लो चलती हूँ, क्योंकि वो जरूरी है, वो टॉपिक मुश्किल है इसका मतलब, तो उसमें समय देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए खैर, डेली बेसिस पे मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे आपकी जो है ये क्लास होगी 7 बजे से शाम को करियरविल ऐप पे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी एनरोल कर लें। अगर उनको लगता है कि हम भाई यूट्यूब पे ऐड चलते हैं या बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, कई बार कमेंट्स में 36 तरह के कमेंट कर रहे होते हैं लोग, तो यहाँ पे उस तरह का नहीं होता, आप एक दूसरे के कमेंट देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी शांति से आपका फोकस जो है, और कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, जैसे आप प्रॉपर ये मान लीजिए ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ हद तक क्या बहुत हद तक वैसा ही है कि आप शांति से बैठ करके अपना डेली क्लास आपकी हो रही होगी 7 से 8 बजे तक, 8:15 तक, 8:30 तक, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे, लेकिन 7 से 8 तो होती ही है, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, उसमें आप रिवीजन करेंगे, ठीक। चलिए, आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसको इतना ही रखते हैं। अब कल से हम चैप्टर पढ़ेंगे, पहले यूनिट से ही शुरू करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, उसके क्वेश्चंस, और फिर नोट्स आपको जब मिलेंगे तो आप हो जाएंगे खुश, क्योंकि इस बार की नोट्स की जो प्लानिंग है अपनी वो ऐसी ही है, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद। यूट्यूब पे भी हम जल्दी मिलेंगे, काफ़ी सारी बातें जो मुझे करनी है वो हम करेंगे अलग अलग सेशन में, और इस वीक से संडे वार्ता भी कंटिन्यू करेंगे, साल भर से संडे वार्ता कंटिन्यू नहीं हो पाई है, ठीक है जी। चलिए, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या करियरविल की हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। बैच वाले जितने भी लर्नर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, मैं कमेंट आपके देख पा रही हूँ। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा क्या? जब लाइव क्लास चल रही होगी, जैसे ये क्लास लाइव है, इसके बाद ये रिकॉर्डेड तो ऑफकोर्स मिलेगी आपको, है ना। तो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम। लाइव का टाइम फिक्स होता है जैसे 7 बजे, और उसके बाद आप रिकॉर्डेड तो आपके पास रहेगा 1 साल तक बैच, तो उसकी टेंशन नहीं है। पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। एमपीटेट कह रहा है कोई, भाई ऐसा देश का कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पेडागोजी आती है और पेडागोजी स्पेशल से वो कवर ना हो, क्योंकि हम इतनी भारी मात्रा में पेडागोजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद तो सिर्फ आपको उस एग्जाम के पेडागोजी स्पेशल के साथ साथ प्रीवियस ईयर लगा लो, खत्म कहानी। मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कमलेश कि DEET+ के लिए सीटेट में कुछ नंबर चाहिए, सीटेट बस क्रैक होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, गुड नाइट मरीना, कल मिलेंगे। और नाम के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं लेनी है कि हाई रे नाम ले लो, हमारा नाम आपका लिया जाएगा, आप सिलेक्शन लेके आइए बढ़िया से, हम बैठ के बात करेंगे, इंटरव्यू भी डालेंगे, मीटअप में आइए आप, अभी सीटेट के बाद भी मीटअप करेंगे। और अगर बात रही नाम की, तो रैंडमली वैसे भी जैसे आपका सिलेबस अगर चल रहा है 5-6 महीने, तो आज किसी का नाम बीच में मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डाउट पूछ रही हूँ, तो आ जाए, कल किसी और का आ जाएगा। बच्चे थोड़ी हैं छोटे कि नाम क्लियर होंगे, हैं। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजा आएगा एकदम, बढ़िया से पढ़ेंगे। हाँ, कंसिस्टेंसी के लिए कोई सजेशन यार, सिंपल मेरे ख्याल में बस इतना कर लो आप कि जो क्लासेस आपकी दिन भर में हो रही हैं, अगर आपने कंप्लीट बैच लिया तो कई सारे टीचर्स हैं, आपकी 6-6 क्लासेस दिन में होती हैं, तो उतनी क्लास आप लें, उनका रिवीजन कर लें, उतना कर लो बस, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। और मान लीजिए पेडागोजी में भी जो चल रहा है, क्लास ली आपने और उसका रिवीजन नोट्स से कर लिया, और दिक्कत आई तो वीडियो वापस से चला के देख ली, है ना, बस इतना कर लो। सैटरडे संडे को प्रीवियस ईयर कर लो, तो इतना हो जाए तो बहुत है, या जो बचा हुआ रिवीजन है पेंडिंग वो कर लो, इतना इनफ है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि हम एक दिन में 12 घंटे पढ़ लेंगे, वो सब नहीं करना है। इतना कर लो कि जितनी क्लासेस हुई हैं बैच में, देखो अगर बैच लिया तो बैच के हिसाब से चल लो, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ सेल्फ स्टडी के हिसाब से चल लो। अगर बैच लेने के बाद भी अपने हिसाब से चलना है तो बैच पहले कंप्लीट करो तरीके से, और फिर अपने हिसाब से चलना। जो भी एक्स्ट्रा में पढ़ना हो पहले बैच कंप्लीट कर लो, जितना उसमें कराया गया उतना आपकी टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद आप दुनिया जहान में जहां मन करे आप भटकें या पढ़ें, या एक्स्ट्रा मन है आपका तो कुछ भी करें, मतलब ठीक है। बिहार के लिए भी बैचेस का आपको मैंने बता दिया है। अब के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद, टेक केयर। कल मिलते हैं बैच में, यूट्यूब पे भी जल्दी मिलेंगे, कल या परसों में ही, रात को 9 बजे।